दोस्तों नमस्कार। आज विपक्ष ने दिल्ली में एक रैली करी और रैली का मकसद था देश में लोकतंत्र को बचाना है। इनका ये कहना है कि शायद अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है और खासकर मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। उनको लगता है कि शायद हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट और बाकी न्यायालय काम करना बंद कर देंगे। अब क्या स्थिति है, क्या होगा, क्या वास्तविकता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा था कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की करनी है। उसके लिए भी कुछ विचार व्यक्त किए गए, उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। कुल मिला के आज की जो चर्चा है उसके दो भाग हैं। एक तो क्या लोकतंत्र बचाने के लिए हमारी विपक्षी पार्टियां सक्षम हैं, पहली बात, और दूसरा विकसित भारत या भारत का भविष्य कैसा हो, इसकी चर्चा होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं लोकतंत्र बचाने का जो प्रयास है विपक्ष का, वो कितना महत्वपूर्ण है। और जैसा कि भारत के संविधान ने कहा है कि लोकतंत्र के अंदर एक जिसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। मतलब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता चुनाव करे और जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिले, पार्टी को या गुट को, वो देश की सत्ता संभाले। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी लोकतांत्रिक तरीके से बननी चाहिए, वो किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। आज जो लोग देश का लोकतंत्र बचाने आए वो नेता कौन है, उनकी पार्टी क्या है, क्या उसमें लोकतंत्र है या नहीं है, ये मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं आज के वीडियो के पहले भाग में। करीब 10-12 जो इंपॉर्टेंट चेहरे थे जिन्होंने आज की रैली में हिस्सा लिया, उनके नाम है राहुल गांधी। कांग्रेस के वर्चुअली डिफेक्टो मुखिया हैं, गांधी परिवार से संबंधित हैं। पिछले 75 सालों के अंदर गांधी परिवार ने कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर रखा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गांधी परिवार की जो आवाज है या गांधी परिवार का जो कंट्रोल है वो कांग्रेस से हटा हो। कोई भी आदमी बीच में आया भी या किसी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया भी, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखा। ये बात हमें समझनी होगी। तो कांग्रेस में लोकतंत्र कितना है, गांधी परिवार के अलावा और कौन कौन अध्यक्ष बन सकते हैं, गांधी परिवार में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है, या अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस के अंदर नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, अगर कांग्रेस ये जारी कर दे लिस्ट तो हम समझेंगे कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है। और फिर जब वो ये कहते हैं हम लोकतंत्र बचाने आए हैं, उनकी बातों में दम लगेगा। दूसरा नाम है अखिलेश यादव। अब समाजवादी पार्टी से आते हैं। इनसे भी मेरा यही सवाल है कि इनकी पार्टी में इनके बाद नंबर 2 और 3 कौन है, ये उन्होंने कैसे तय किया, क्या पार्टी में चुनाव हुए, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, और जब से ये पार्टी बनी है इस परिवार का होल्ड है इस पार्टी पे, तो क्या ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये भी हमें समझना होगा। तीसरा नाम है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी के बेटे। जब से इन्होंने पार्टी बनाई है ये पार्टी इसी परिवार के कब्जे में है। इस पार्टी में आज तक इस परिवार के अलावा कौन अध्यक्ष बना, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है, अगर तेजस्वी यादव ये बता दें तो मुझे लगता है कि हमें लोकतंत्र पे भरोसा होने लगेगा। चौथा नाम है शरद पवार। जब से एनसीपी बनी है, पवार साहब और उनका परिवार इस पार्टी को डोमिनेट कर रहा है। इन्हीं के परिवार में सब कुछ होता है। इनके भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई पार्टी में नंबर 2, नंबर 3 कौन है, क्या कोई पार्टी के बाहर का है जिसका कुछ चलता हो वहां पे, ये भी अगर बता दें तो हमें लगेगा शायद एनसीपी भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। फिर नाम आता है डी राजा का। अब राजा साहब ये बता दें कि उनकी जो पार्टी है डीएमके, वो या जो इनकी जो सीपीआई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसमें
इनके अलावा आज तक और कौन कौन ऑफिस बियरर बने हैं और उनकी स्टैंडिंग क्या रही है, पार्टी का डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी इलेक्शन कराए, ये बात हमें समझने की होगी। अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए तो फिर ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है उद्धव ठाकरे साहब की। उद्धव ठाकरे साहब ने जब से अपनी शिवसेना बनाई, बाला साहब के टाइम से लेकर अभी तक, उद्धव साहब ये कहते हैं कि जो शिवसेना है वो हमारी पार्टी है, हमारी पारिवारिक पार्टी है। और जब दूसरे गुट ने कहा कि हम नहीं मानते तो पार्टी में स्प्लिट हो गया, क्योंकि कुर्सी का झगड़ा था। यही बात एनसीपी में हुई और यही कारण रहा कई बार कांग्रेस भी टूटी। लेकिन जो पार्टी है उसके रिसोर्सेज, उसके पदाधिकारी सब परिवार से ही होंगे। फिर बात नाम आता है प्रियंका गांधी का, जो कांग्रेस से हैं। अब ये नहीं पता राहुल गांधी सीनियर हैं या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या प्रियंका गांधी, या पार्टी की हायरार्की में राहुल की हायरार्की नंबर 1 है या नंबर 2 है, या प्रियंका का हायरार्की नंबर 2 है या नंबर 3 है। थोड़ा सा अगर क्लैरिफिकेशन हो जाए तो मुझे लगता है जनता को इस पर तसल्ली होगी। सीताराम येचुरी ये भी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। इनके अलावा अब कौन है, कौन इनकी पार्टी के अंदर, ये जो 5-7 दोस्तों की पार्टी है, जो इनके जो जिसको ये कह सकते हैं कि क्लोज नेट पॉलिट ब्यूरो की जिसकी ये बात करते हैं, उसमें कितनी बार नए लोग आए, कितनी बार पुराने लोगों को रिटायर करके बाहर किया। अगर इसका भी अगर कम्युनिस्ट पार्टी कुछ हिसाब किताब दे दे तो शायद लगेगा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल सही पार्टी है। इसी तरह से डेरेक ओब्रायन ममता दीदी की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब से टीएमसी बनी है ममता दीदी उसकी सर्वे सर्वा है। अभी ये भी नहीं पता कि पार्टी के अंदर ममता दीदी के परिवार के बाहर के लोग भी हैं या नहीं है, क्योंकि जो दूसरा नाम आता है वो उनके भतीजे का आता है। तीसरा कौन है पता नहीं। इसका मतलब ये है कि ममता दीदी की पार्टी जो टीएमसी है उसमें भी नंबर 1 और नंबर 2 परिवार से ही हैं। जिन्होंने पार्टी बनाई उन्होंने ही पार्टी पे कब्जा कर रखा है। अब ये डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है, ये मुझे नहीं पता। यही हाल महबूबा मुफ्ती जी का है, जिन्होंने कहा कि भाई भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा 370 में के हटाने के बाद। इनको डेमोक्रेसी में पता नहीं क्यों विश्वास आज तक नहीं हुआ, और शायद यही कारण रहा कि इनके परिवार ने कभी भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में फारूक अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती साहब, ये जो 2 परिवार हैं, इन्होंने कभी किसी तीसरे को आने नहीं दिया। और शायद यही एक कारण था कि इन्होंने जब बाकी लोगों को सत्ता में आने नहीं दिया तो शायद आतंकवाद बढ़ा। जो लोग फ्रस्ट्रेट हुए उन्होंने बंदूकें उठाई, उनको पाकिस्तान ने उकसाया और कश्मीर में आतंकवाद हुआ। आज आप कश्मीर के लोगों से जाके मिलिए, पूछिए कि राजीव गांधी के टाइम पे जब चुनाव हुआ था, फारूक अब्दुल्ला साहब की जब सरकार नहीं बनी थी, किस तरह से वहाँ रिगिंग हुई और फारूक साहब को सीएम बनाया गया, और उसके बाद एक आतंकवाद का दौर कश्मीर में शुरू हुआ। और वहाँ के लोग यही बोलते हैं कि अगर उस विधानसभा चुनाव में ईमानदारी से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्पेक्ट किया जाता तो आज कश्मीर का ये हाल नहीं होता। दुख की बात है, लेकिन इतिहास जो कह रहा है उसको हम भूल नहीं सकते। अब बात आती है कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल साहब हैं जेल में, लेकिन उनकी श्रीमती जी ने उनको रिप्लेस किया। अब सवाल इस बात का है कि श्रीमती जी ने जो पोजीशन ली और रैली को एड्रेस किया, क्या ये चुनाव करके आम आदमी पार्टी ने बताया था कि कौन एड्रेस करेगा? भगवत मान करेगा? अतीशी को क्यों नहीं भेजा? सौरभ भारद्वाज को क्यों नहीं भेजा? गोपाल राय को पूरा मौका क्यों नहीं दिया गया? या बाकी जो सक्षम लोग हैं आम आदमी पार्टी में, उनको पार्टी की कमान क्यों नहीं सौंपी गई? अब दोस्तों सवाल एक बहुत फंडामेंटल है। सवाल इस बात का है कि जिन पार्टियों में खुद में ही लोकतंत्र नहीं है, क्या वो हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचाने का अगर ये प्रयास करते हैं तो इसके पीछे कोई आधार है या नहीं है? सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि लोकतंत्र की परिभाषा जब ये अपनी पार्टी में ही नहीं कर पाए,
अपनी पार्टी को ही लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला पाए, तो देश में जब ये लोकतंत्र खतरे में है की बात कर रहे हैं, तो कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि जिस तरह से पार्टी पे इनका कब्जा है, इसी तरह से इन्हीं की पार्टियां, इन्हीं के परिवार अलग अलग राज्यों पे कब्जा करें और इनमें से एक आधे लोग देश पे कब्जा करें? क्या तभी लोकतंत्र होगा? ये जनता को सोचना होगा, क्योंकि भारत का संविधान और भारत का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो ये बोलता है कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से पार्टियां चलानी। लेकिन जब पार्टियों के इलेक्शन ही रिग्ड हो जाते हैं, वहां पे ही किसी को खड़े नहीं होने दिया जाता और एक जो ढकोसला बन जाता है कि सर्वसम्मति से या ऑब्जर्वर्स के कहने से या हाई कमांड के कहने से हम नेता चुनेंगे, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सवाल आज ये है दोस्तों कि ये जो पार्टियां हैं, क्या वास्तव में डेमोक्रेसी चाहती हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपका क्या कहना है कि क्या वास्तव में ये ऑपोजिशन भारत में इस लायक है कि वो संविधान की रक्षा कर सके या लोकतंत्र को बचा सके? उनको क्या करना होगा ताकि जनता उन पर भरोसा कर सके? क्या आप अपोजिशन पार्टी को कोई सुझाव दे सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। अब मुद्दा आता है दूसरा कि इनका ये कहना था हम देश की तरक्की चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और प्रियंका गांधी ने 5 डिमांड रखी और अपना केजरीवाल साहब की वाइफ ने 6 गारंटियां दी। चलिए आज हम उनको भी देख लेते हैं कि क्या ये जो इन्होंने 5 मांगे रखी हैं और जो गारंटियां दी हैं, क्या इसके पीछे भी कोई औचित्य है या नहीं है? क्योंकि भारत की जनता तो ये चाहती थी कि आप कोई अच्छा डेवलपमेंट प्लान दें। आज भी इन लोगों ने कोई डेवलपमेंट प्लान जनता के सामने नहीं रखा। ये एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि अफसोसजनक स्थिति है कि विपक्ष मिलके अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी जनता के सामने नहीं रख सका है और ये उम्मीद करते हैं कि जनता इनका साथ दे। ये खुद ही तैयार नहीं है, जनता कैसे इनको समर्थन दे दे? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर एजेंडा सिर्फ मोदी को हराना है तो निश्चित रूप से इनको वोट मिलेंगे। जो लोग नहीं चाहते कि मोदी सत्ता में रहे, ऐसे लोग भी हैं इस देश में, वो निश्चित रूप से ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स को वोट देंगे। लेकिन क्या देश का विकास का वो रास्ता है कि जस्ट बिकॉज आप रूलिंग पार्टी को हटाना चाहते हैं इसलिए देश अपने आप विकसित हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको अपना एक्शन प्लान बताना होगा। अब इनकी डिमांड्स क्या हैं, पहले हम उसको सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें किसी को ऐतराज होना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर अपराधियों को चुनाव लड़ने दिया जाए या जिन लोगों ने देश का कानून तोड़ा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना हो, उनको इलेक्शन के नाम पे खुली छूट दे दी जाए, इसका मतलब ये है कि जो अपराधी या जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, अगर उनको बचना है तो पहले वो देश के कानूनों को तोड़ें और फिर नेता बन जाएं ताकि कानूनी कार्रवाई उन पे ना हो। क्या इसका मतलब ये है? अगर ये मतलब है तो इसमें इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि आप नेताओं को छोड़ दो चाहे उन्होंने कितने भी अपराध किए हों, ताकि ये लोग चुनाव लड़ सके? क्या ये देश का संविधान और देश का कानून इस बात की इजाजत देता है? अपोजिशन पार्टी को ये बात समझनी होगी। इलेक्शन कमीशन को सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही कि साहब जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको रूलिंग पार्टी टूल की तरह इस्तेमाल ना करे, जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, नहीं तो इससे ऑपोजिशन का नुकसान होता है। दोस्तों सवाल इस बात का है कि ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी के पीछे ही क्यों पड़े? देश में सैकड़ों लोग हैं, आप और हम भी हैं, हमें तो ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता। आपने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग किया है, अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो आपको ईडी से डर लगना चाहिए, नहीं तो फिर ईडी का मतलब क्या है? अगर कोई अपराध करे, रिश्वतखोरी करे, मनी लॉन्ड्रिंग करे और ईडी उसको ना डराए तो फिर तो ईडी का कोई मतलब ही नहीं रहा। आप भ्रष्टाचार करो और सीबीआई आपकी इन्वेस्टिगेशन ना करे और आपको जेल में ना डाला जाए तो फिर उस कानून का मतलब क्या है?
इसी तरह से आप देश के टैक्स की चोरी करो, आपको पता है कि देश का टैक्स का कानून क्या है, आप पैसा इकट्ठा करते हो, इनकम टैक्स जमा नहीं कराते हो, और फिर आप ये बोलते हो कि साहब हमारे ऊपर इनकम टैक्स की रेट नहीं होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि क्यों आपको ये रियायत चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये गलत है, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, आईटी रेड, अगर ये गलत है तो भारत में न्यायपालिका भी है। आप सब कहते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, आप ही के सबसे बड़े वकील, इस समय सबसे ज्यादा बड़े वकील ऑपोजिशन के पास हैं। अगर ऑपोजिशन के बड़े वकील भी ऑपोजिशन को अदालत में मुक्ति नहीं दिला पा रहे, इसका मतलब उनके अपराध गंभीर हैं, संगीन हैं। तो इसमें देश की जनता क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को ये बात समझनी चाहिए कि काम नहीं चलता है। फिर उन्होंने ये कहा कि साहब हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए। तो आप कोर्ट में गुहार लगाइए, जेल जो बेल है वो रिजेक्ट हुई है कोर्ट में, इनके पास सबसे बड़े वकील हैं, आप उन वकीलों को कहें कि दोबारा एप्लीकेशन डालें, और तब तक डालते रहें जब तक इनको छुट्टी ना हो जाए जेल से। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन रिलीज करेगा, सरकार रिलीज करेगी हेमंत सोरेन और केजरीवाल को, या अदालतें? मुझे लगता है कि ऑपोजिशन पार्टी को अपने वकीलों के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि हेमंत सोरेन, केजरीवाल जैसे कई लोग जो जेल में हैं, उनको अदालत बेल क्यों नहीं दे रही है। पहले केस को समझें, उसके बाद आगे की बात करें। इसी तरह से इन्होंने ये कहा कि साहब जो अपोजिशन है उनको फाइनेंशियली स्टाइफल किया जा रहा है। भाई फाइनेंशियली स्टाइफल कैसे किया जा रहा है? आपको जनता से पैसा लेना है, आप जनता के बीच में जाइए। आपको कॉरपोरेट से चंदा लेना है, आप कॉरपोरेट के बीच में जाइए। आप ट्रांसपेरेंट वे में हो जाइए, आप अपने सारे अकाउंट खुले कर दीजिए और बोलिए जनता को क्राउड फंडिंग करेगी। इसी तरह से कॉरपोरेट को बोलिए कि आप भी चंदा दे दीजिए। सवाल इस बात का है कि आप मंदिर भी जाते हैं तो किस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं? हर मंदिर में तो नहीं चढ़ाते, हर 30 साल में आप चढ़ावा नहीं चढ़ाते। जहां आपकी श्रद्धा होती है आप चढ़ावा वहां चढ़ाते हैं। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी, पॉलिटिकल पार्टीज पे जब लोगों को भरोसा होता है कि हाँ ये पार्टी काम करेगी, इन पे हमें भरोसा है और इनको वापस सत्ता में आना है, तो जनता अपना कंट्रीब्यूशन उस पॉलिटिकल पार्टी को देती है। अब अगर इन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड रिलायबल नहीं बनाया, अगर ये अपोजिशन पार्टी अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है, जनता चंदा देने को तैयार नहीं है, तो गलती किसकी? केजरीवाल ने भी कहा था हम कभी कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेंगे, किसी से चंदा नहीं लेंगे, हम जो धनपति लोग हैं उनसे हम चंदा नहीं लेंगे, हम 10-10 रुपए चंदा इकट्ठा करेंगे। लेकिन क्या हुआ? खालिस्तान कहता है हमने $16 मिलियन दिए, खालिस्तानी लोग। इसी तरह से सुकेश बोलता है मैंने 50 करोड़ दिए। साउथ ग्रुप जो है दारू वाला, उन्होंने कहा साहब हमने 100 करोड़ दिए। अभी तो और बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। हर डिपार्टमेंट में टेंडर हुआ है, हर जगह घपले की खबरें आ रही हैं, तो बगैर पैसा लिए तो बिल पास नहीं हुए होंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या बाकी टेंडर भी खुलेंगे, और कहाँ कहाँ घपला हुआ? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, करीब 30-35 केसेस और पेंडिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है ये कहना कि फाइनेंशियल इक्विटी हो जाए। आपको जनता के अंदर भरोसा जीतना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक एसआईटी गठित होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो या एक्सटॉर्शन हो, उस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बनवा लीजिए। आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने पैसा दिया, जिनके नाम पब्लिक में हैं, क्या उन्होंने कभी कहा कि कांग्रेस के टाइम पे हमारे से एक्सटॉर्शन हुआ था? आज तक कांग्रेस ने तो इस देश में करीब 65 साल राज किया है। क्या किसी बिजनेस हाउस ने आज तक ये बोला कि जब समाजवादी पार्टी थी या बीएसपी यूपी में थी हमसे चंदा वसूली की जाती थी? आज तक कोई बोला? आपको भी पता और हमको भी पता है कि कॉर्पोरेट्स जब इनके साथ काम करते थे तो क्या होता था। कहने का मतलब यह है कि जब एसआईटी बनेगी तो वाई ओनली फॉर बीजेपी और इलेक्टोरल बॉन्ड? कहने का मतलब है कि एसआईटी जरूरी है, लेकिन हिंदुस्तान में आज तक पिछले 20-30 साल में जब से कॉरपोरेट इन्वॉल्व हुआ है पॉलिटिक्स में, तब से उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए
कि किस किस कॉरपोरेट ने किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कब कब चंदा दिया, और बहुत लंबी लिस्ट है। उस समय तो इलेक्टोरल बॉन्ड थे नहीं, तो आपको वो आंकड़ा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय एक्सटॉर्शन नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि उस समय पॉलिटिकल पार्टीज कॉरपोरेट्स के ऊपर दबाव नहीं डालती थी चंदे के लिए। कौन ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले कॉरपोरेट्स को डरा धमका के वसूली नहीं करती थी? आप बात करिए कॉरपोरेट लीडर्स के साथ, क्या होता था, कैसे होता था। उनको बुलाया जाता था मंत्रालय में और बोला जाता था कि भैया पार्टी फंड दो। कौन है अनजान आज की दुनिया में? हम लोगों ने सब विटनेस किए, आप लोगों ने भी किया होगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल पार्टी अनजान बनती है तो ये इनकी ट्रेजेडी। अब बात आती है केजरीवाल की 6 गारंटी जो इन्होंने दी, और ये कहते हैं मैं देश बनाने आया हूं। और इनकी गारंटी बहुत सिंपल है, कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाई, सब कुछ फ्री, इनका विजन इंडिया है। इन्होंने कहा कि साहब पावर कट नहीं होगा हिंदुस्तान में, तो कौन चाहता है? जब देश में आपका पावर प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ेगा, सोलर ऑप्शंस मिलेंगे, तो पावर कट वैसे ही नहीं होगा। केजरीवाल कुछ करे या ना करे, देश में वैसे ही पावर सिचुएशन इंप्रूव होती जा रही है। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे तो सरप्लस पावर है, खरीदार कोई नहीं है। आज हालत ये है कि सोलर पावर की डिमांड इतनी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कम हो गई है कि उसके रेट क्रैश हो गए। आज मुश्किल से जो सोलर कंपनियां हैं वो सर्वाइव कर पा रही हैं, इस बात को भी समझना होगा। इलेक्ट्रिसिटी वुड बी फ्री फॉर पुअर पीपल, तो भैया इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये भी साथ में बता देते कि कितना खर्चा होगा और इसका पैसा कहाँ से आएगा। टैक्स पेयर पे बोझ डालोगे। पंजाब का हाल आपने देख ही लिया है, फ्री पावर के चक्कर में पंजाब बर्बाद हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स वुड बी बिल्ड इन एवरी विलेज, वो तो सरकार आज भी कर रही है। हर गांव में प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रयास तो आज भी है, इसमें कौन सी नई बात है? और ये तो आज भी खोल सकते हैं क्योंकि तो राज्य सरकारों का मुद्दा है। जहां जहां पे ऑपोजिशन की सरकारें हैं, क्या वो इस बात की गारंटी लेंगे कि जब तक वो वहां पे मुख्यमंत्री हैं हर गांव में स्कूल खोल देंगे, ताकि लोगों को उन पे भरोसा हो और बाकी देश की बागडोर वो उनको दे दे? अपने राज्यों में क्यों नहीं करते? सीधा केंद्र से उम्मीद क्यों की जाती है? इस बात को समझना होगा। मोहल्ला क्लिनिक विल बी बिल्ड इन एवरी विलेज, आप अपने अपने गांव में बना लो। पंजाब आपके पास है, बाकी आपके ऑपोजिशन के दोस्त हैं जो आज पूरी महफिल में आए हैं आपकी, उन सबको बोलिए कि हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाएं। अगर आप लोग अपने राज्यों में अभी कर लेते हैं, जहां जहां पे भी आपकी सत्ता है, तो उम्मीद है कि आप बाकी देश में भी कर लेंगे। लेकिन पहले करके तो दिखाओ, आपके पास राज्य हैं। आप करो नहीं, सिर्फ भाषण दो, शायद जनता को भरोसा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा साहब किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम एमएसपी की गारंटी देंगे स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से। मुझे लगता है ऑपोजिशन ने स्वामीनाथन फॉर्मूले जितना डिफेक्टिव फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं होगा। आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, अगर उनको गलतफहमी है कि स्वामीनाथन फॉर्मूला किसानों का भला करेगा, तो मेरे साथ चर्चा कर लें। मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि आप कितनी बड़ी गलतफहमी में, किसान परेशान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इनको कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ किसानों का वोट बैंक पॉलिटिक्स इनको समझ में आता है। दुख की बात है कि ऐसे लोग देश बनाने चले हैं जिन्होंने कागज तक नहीं पढ़े। और फिर दिल्ली को हम फुल कैपिटल, फुल स्टेट का दर्जा दिलाएंगे। ये हो नहीं सकता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और अगर पूरा स्टेटहुड अगर आपको दे दिया जाए तो आप दिल्ली में अराजकता ही फैलाएंगे। ना बीजेपी ना ऑपोजिशन, कोई भी दिल्ली में केंद्र सरकार के अलावा लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिल्ली में अराजकता के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद है दोस्तों आज की चर्चा आपको बताई होगी। क्या कहना है कि जो आज ऑपोजिशन की रैली हुई, वास्तव में उससे कुछ निकला या सिर्फ एक शोर मचाने का एक और मौका था? मुझे दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान में एक काबिल ऑपोजिशन नहीं रहा। कारण कुछ भी हो, लेकिन एक ऑपोजिशन होना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं और जिस तरह से उनकी सोच है,
वो सिर्फ शोर मचाते हैं और काम नहीं करते, कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, आज तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, और ये उम्मीद करते हैं कि देश की जनता उन पे भरोसा करे। मुझे नहीं लगता कि जनता इतना कंफर्टेबल होगी इन लोगों के साथ। हाँ, जो मोदी ऑपोजिशन गैंग है, जो लोग मोदी को वोट नहीं देना चाहते, वो ज़रूर इनके साथ खड़े होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश के हित की बात कर रहे हैं, देश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2024 का चुनाव इम्पॉर्टेंट है और हमें एक मजबूत ऑपोजिशन चाहिए। क्या जो ऑपोजिशन ग्रुप है ये ऑपोजिशन दे पाएंगे? अगर नहीं तो ये एक चिंता की बात है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।